नमस्कार, मैं हूं अजित कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 45। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। बिहार में चुनाव है, लिहाजा नए तेवर और नए मुद्दों के साथ भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बिहार दौरे के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने की कोशिश में लगे हैं। आज राहुल गांधी बिहार में हैं और कन्हैया कुमार के नेतृत्व में पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में हिस्सा लिया और सरकार पर जमकर बरसे, जिसके बाद वार पलटवार की सियासत शुरू हो गई। फिलहाल एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। देश में यात्राओं का इतिहास बहुत ही समृद्ध और शानदार रहा है। जब मोहनदास यात्रा पर निकले तो गांधी बन गए। चाहे राजनीति यात्रा हो या फिर आध्यात्मिक यात्रा, यात्राओं ने माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसी यात्रा पर भरोसा कर राहुल गांधी ने देश में लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली और कहा जा सकता है कि 2024 के चुनाव में उसी यात्रा के कारण बीजेपी बहुमत से बहुत पीछे रह गई। बीजेपी को 60 से ज्यादा सीटों का नुकसान हुआ। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव है। नीतीश, तेजस्वी और जनसुराज सभी दल यात्रा निकाल चुके हैं, प्रभाव जमा चुके हैं। अब कांग्रेस भी इसमें कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार ने भी यात्रा की शुरुआत कर दी है। बिहार विधानसभा को चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने विभिन्न मुद्दों को लेकर पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा की शुरुआत की। आज इसी यात्रा के समर्थन में राहुल गांधी बिहार पहुंचे। जनवरी के बाद ये राहुल गांधी का तीसरा दौरा है। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए न केवल भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाना चाहती है, बल्कि अपने गठबंधन सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल को भी संदेश देना चाहती है। राहुल ने कल युवाओं से सफेद टी शर्ट पहनकर आने की अपील की थी, जिसका असर आज यात्रा में भी देखने को मिला। बिहार में राहुल आए हैं तो राजनीति लेकर आए हैं। मामला तूल पकड़ता जा रहा है, खूब बयानबाजी हो रही है। जेडीयू से लेकर बीजेपी पूरी तरह से राहुल गांधी पर हमलावर दिख रही है। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी यात्रा को निशाने पर लिया। नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह राहुल के खिलाफ मोर्चा खोला। यह भ्रम जो फैलाने का काम वो कर रहे हैं, संविधान के सच्चे पुजारी और संविधान की मूल भावनाएं, सबका साथ, सबका विकास, गरीबों का कल्याण, युवाओं को रोजगार और देश की उन्नति और सबको सम्मान, यह माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही आजादी से लेकर अभी तक अपने संकल्प के साथ पूरा हो रहा है। पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल, केरल से यूपी, बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार में वो आवे, घूमे, भरम फैलावे। नीतीश कुमार और मोदी की सरकार है। 2005 के पहले का बिहार, 2005 के बाद के बिहार में देखें, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ सड़क बना है, रोड बना है, गंगा पर पुल बना है, रोजगार मिला है, 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी नीतीश कुमार ने दी है, आगे भी 4 लाख देने वाले हैं। कुल मिलाकर इस यात्रा के बारे में कहा जा सकता है कि ये एनडीए से ज्यादा आरजेडी को दिखाने के लिए यात्रा है। और कन्हैया कुमार को लोकसभा चुनाव में जहां दिल्ली में निर्वासित कर दिया गया था, तो वहीं शानदार यात्रा से तेजस्वी को चुनौती देने के लिए ही बिहार में कन्हैया की वापसी हुई है। राहुल गांधी भी बार बार संविधान की कॉपी दिखा रहे हैं, संविधान को खतरे में बता रहे हैं। हालांकि कई राज्यों के चुनावी नतीजों से साफ पता चल चुका है कि राहुल की यह तरकीब ज्यादा प्रभावी नहीं है। इसके बावजूद राहुल गांधी सीधा सीधा अपने मुद्दे से चिपके हुए हैं। खैर, इस यात्रा पर आरजेडी पूरी तरह से चुप्पी साधे है या यूं कहे असमंजस में है, क्योंकि इस बार चैलेंज सीधा तेजस्वी को मिला है और कांग्रेस ने दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 45। बिहार में राहुल सियासत फुल, और इस पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनील सेवक जी हैं बीजेपी से, प्रतिभा सिंह जी जेडीयू से हैं, शान परवेज हैं आरजेडी से, संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, सतीश कुमार चंदन कांग्रेस से। सर, आप सभी का स्वागत है टीवी 45 पर। सुनील जी, शुरुआत आपसे आज करते हैं। सुनील जी, राहुल जी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है और उनका एक और कहना है कि सच्चाई से वो दूर नहीं जा सकते।
तो हम ये समझना चाहते हैं कि वो कौन सी सच्चाई है जिसे वो जनता को समझाना चाहते हैं, जो जनता समझ नहीं पा रही है, या वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं। कि आज आपने देखा होगा जी राहुल जी संविधान को लेकर कह रहे थे जी कि 1947 में जो है संविधान बना। अब बताइए, अब ऐसे ऐसे महानुभाव संविधान बचाने के लिए निकल पड़े हैं, तो उसका तो ऊपर वाला ही मालिक है भाई, तुम क्या कर सकते हैं। हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के कार्यालय में जी। दे थप्पड़ ले थप्पड़, दे थप्पड़ ले थप्पड़ शुरू हो गया। ये कांग्रेस का चरित्र है। तो ऐसे कांग्रेसी उतना भी से इन लोगों को मन नहीं भरा, तो बेगूसराय में यात्रा में एक को एक लात, दूसरे को दूसरा लात, और उसे भी मन नहीं भरा, तो आधे घंटे चलने के बाद सीधे अपने घर में। तो ऐसे राजकुमारों से क्या भाई, कोई जनता तो समझ रही है कि सब ऐसे ही। लेकिन उनको तो लग रहा है सर ना, उनको क्यों लग रहा है कि संविधान खतरे में है? भाई इसलिए कि पार्टी उनकी खतरे में है, पार्टी उनकी अब बेचारी जा रही है गर्त में, तो संविधान तो खतरे में नजर आएगा ही। जिंदगी भर संविधान को धूल चटाने वाले, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले। बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, बहुत धन्यवाद। कि क्या आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भैया, पहले मेरे तरफ से, कि छोटे भाई की तरफ से। क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों ऐसा होने लगा? अभी तो कुछ शुरू ही गए, तो कुछ नहीं बोले हैं हम। नहीं, आपको नहीं बोला जा रहा सर, ऑडियो कुछ और चली गई है। हुई है। अरे भाई तो ये शुरुआत तो मान लिया। देखो भाई फिर अभी नहीं, अपने बारे में सब, कोई भी अपने बारे में बोले प्लीज। अभी सुनील सेवक जी को बोल लेते हैं प्लीज। जी सुनील जी आप बताएं, बोले। वही मैं कह रहा हूँ कि अभी तो बात किया। देखिए ये अपनी बारी में ही बोले सर प्लीज। अभी डिबेट की शुरुआत हुई है, आप इसको खराब ना करें कोई भी, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। सुनील जी बोले आप। जी, तो मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस की स्थिति आज बिहार के अंदर इतनी दयनीय है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर रहे हैं। अब रह गई बात कि हिंदी में कहावत है जी, मूस मोटाई है तो लोहा हुई है। सुना होगा आप लोगों ने बिहार में। तो कांग्रेस अब थोड़ा सा मोटी मूस बनने के फेर में है, और उसको ही पता ही नहीं है कि आरजेडी रूपी बिल्ली बैठी है कि जैसे ही थोड़ा सा तुम मोटाने का प्रयास करो, गप से मुंह में दबोच के हड़प जाएंगे। क्योंकि आरजेडी की नीति है हड़पो, सब जगह वो हड़पती ही है, तो वहां भी कांग्रेस को हड़पने की नीति में लगी हुई है। और हद तो तब हो गया जब आज राहुल जी ने स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी से तौबा, मुझे कोई इनसे रिश्ता नहीं रखना, सब कुछ। तो अब क्या बचा है? अब तो बिहार में एनडीए एकदम आराम से कहते हैं ना जी, स्वीप करेंगे हम लोग 225 सीट के साथ, और नवंबर में चुनाव होगा। 325 में एनडीए की सरकार बनेगी। हम लोग मस्ती से आराम से अपने कार्य में लगे हुए हैं, जनता की भलाई में लगे हुए हैं, हम लोग मस्त हैं। फिर लौटते हैं सुनील जी। सतीश जी आपसे जानना चाहेंगे, आज आपके नेता बिहार में हैं और सियासत फुल हो रहा है उस पर। हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि राहुल जी हमेशा दिखाते हैं संविधान की एक कॉपी दिखाते हैं, और साथ में कहते हैं कि सच्चाई से हम दूर नहीं जा सकते। सर ऐसी कौन सी सच्चाई है जो वो जनता को समझाना चाहते हैं और जनता आज तक नहीं समझ पाई है? थोड़ा इस पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे आज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं सुनील सर आपके आवाज ऑडियो में दिक्कत आ रही है। इंडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये स्वीकार किया, संविधान का कांग्रेस पार्टी ने उठा रखा है बचाने का। जी, सबसे धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने ये स्वीकार किया कि संविधान बचाने का बेड़ा कांग्रेस पार्टी ने उठा रखा है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा चीज, आपने जो कहा सच्चाई की बात है, वही सच्चाई की राहुल गांधी बात करें और सीतारा जी जो कहते हैं बीजेपी के सीतारा जी की सबका साथ सबका विकास और सबका साथ है, तो इसी बात को सच्चाई को बताना चाहते हैं राहुल गांधी जी की सबका साथ नहीं, सिर्फ में बैठे हुए 210 लोगों का साथ उनका ही विकास। ठीक है सतीश जी, आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आप ऑडियो को थोड़ा सा अपने ऑन ऑफ करके एक बार देखें। मैं आपके पास फिर लौटता हूं, मैं पीसीआर से गुजारिश करूंगा कि इनका ऑडियो ठीक करें। मैं आपके पास फिर से लौटता हूं। पहले अब चलते हैं परवेज साहब। आरजेडी का कुछ खास इस पर बयान नहीं आ रहा है राहुल जी की यात्रा पर।
क्या क्या राहुल जी की यात्रा से एक चीज समझ में नहीं आई लोगों को, समझ में ये नहीं आई कि आरजेडी का जो स्टैंड है गठबंधन को लेकर, क्योंकि आपके साहनी जी जो है वो तो कह रहे हैं कि 60 सीटों की डिमांड कर चुके हैं वो, तो क्या ऐसी कोई डिमांड आपकी भी है? ये श्रीमान, हमारा डिमांड किससे होगा? यहाँ हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, हम नेतृत्व कर रहे हैं और जो महागठबंधन की टीम बनी है, राष्ट्रीय जनता दल उसकी भूमिका, उसकी अगुवाई कर रही है बिहार में। तो बाकी जितने हमारे सहयोगी दल हैं, जो छोटी पार्टियां हैं और जो छोटे क्षेत्रीय पार्टी हैं या कांग्रेस की जो भूमिका है, उन भूमिका पर हम लोग गंभीर रूप से चर्चा कर रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं। मैं आपके कुछ शब्दों पर आपत्ति जताते हुए मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया में एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि राहुल गांधी वर्सेस तेजस्वी यादव, आरजेडी वर्सेस कांग्रेस, और आरजेडी और कांग्रेस के बीच में जो तालमेल को आप लोग बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आरजेडी और कांग्रेस का कोई तालमेल कोई पुराना नया नहीं है, और हम लोग जब भी रहे हैं, हम लोग का इतिहास रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल सदैव कांग्रेस के साथ सरकार में रही है, चाहे वो सरकार में हम लोगों ने सरकार बनाया हो या सरकार हम लोगों से नहीं बन पाई हो, हम लोग विपक्ष की भूमिका में रहे हो। बिहार में लंबे समय से कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन चल रहा है, और जो ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, मेरा ये मानना है कि प्रत्येक पार्टी अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप अपना विस्तार करने का प्रयास करते हैं और सबका मौलिक अधिकार है। क्यों ये बात आप जो सेट करना चाह रहे हैं, मैं उस पर स्पष्टीकरण दे देता हूं। मैंने कोई सेट नहीं किया सर, तो मैंने कहा ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों भाई हैं और साथ हैं, ठीक है? तो उसमें कोई भी उठापटक वाली मामला नहीं है। अब देखिए कि जैसे आप यूपीए अलायंस और इंडिया ब्लॉक के ऊपर आप जब सवाल खड़ा करते हैं, तो ये चीज हमारे बीजेपी के भाई, उनको बहुत चिंता है कांग्रेस का समय खराब चल रहा है या कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो इतनी चिंता कांग्रेस की है, इनको ये नहीं पता है कि कांग्रेस का क्या योगदान है। इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि कांग्रेस का क्या योगदान है इस देश के निर्माण में, कांग्रेस की क्या भूमिका है इस समाज को बनाने में। लेकिन आज तो देखना पड़ेगा ना परवेज साहब, हम लोग जो आज जिस हाशिए पर कांग्रेस पहुंच चुकी है कुछ कारणों से, उसको भी तो आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ पास्ट में जीने से क्या होगा, क्या हासिल होगा? श्रीमान, वो मेरा मैटर नहीं है, कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। कांग्रेस साथ ही इसलिए आपने सवाल उठाया, इसलिए मैंने बोला आपको अपना विमर्श कर सकता है जी। और हम लोगों को इतना ही है कि हम लोग अपनी पार्टी का चिंता करें। जैसे मेरे भाई बीजेपी वाले कह रहे हैं वो कांग्रेस की उनको बहुत चिंता है, लेकिन एक सवाल है, ये नहीं पता है आप कि बड़ी पार्टी है, उनके दल में जितने भी लोग हों सारे कांग्रेसी, उनका जड़ कहीं ना कहीं पूरा का पूरा कांग्रेसी होगा। 90% इनके भाजपा के नेता जो होंगे वो कांग्रेसी होंगे जी। या उनका जो जड़ होगा वो कांग्रेस में ही जुड़ा। एक चीज मैं और समझना चाहता हूं, जैसे अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट कर रही हैं, बहुत आसान है जी। परवेज साहब, एक चीज और मैं जानना चाहता हूं, जैसे अलग अलग पार्टियां, कांग्रेस के कुछ और नेताओं ने पिछले बार कुछ और बयान दिया था कि हम इतने सीट हमें चाहिए होगा, और हम अभी किसी भी तरीके से अगर तेजस्वी को आप सीएम का नाम दे रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। मेरा ये कहना है कि अगर बड़ी पार्टी है आरजेडी, तो क्यों नहीं वो खुद अकेले लड़ती है? उसको पता है कि इसका फायदा इसमें सारे मुसलमान एक तरफ हैं उनके साथ। आप बहुत अच्छा बात कर रहे हैं। आपने सवाल खड़ा किया आरजेडी अकेले क्यों नहीं लड़ रही। ये सवाल आपने कभी हिम्मत नहीं किया होगा करने का कि बीजेपी अकेले क्यों नहीं लड़ रही है। ये सवाल आपने कभी हिम्मत भी नहीं किया होगा पूछने का कि जेडीयू अकेले क्यों नहीं लड़ रही है। मैं तो चुनौती दे रहा हूँ कि सारी पार्टियां अकेले लड़ लें, स्वीकार कर ले, मैं लड़ लूंगा जी। गठबंधन अगर हो रहा है, मेरी बात सुनिए महोदय, मेरी बात सुनिए, गठबंधन अगर होता है तो सबसे, अगर गठबंधन इंडिया ब्लॉक का गठबंधन होता है तो उससे लोगों को पीड़ा होती है कि ये गठबंधन नहीं होना चाहिए। और एनडीए का गठबंधन, लगातार गठबंधन पे सरकार चल रहा है। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को बता रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उनके अंदर इतना बल है, इतने बड़े उनके लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, बड़े बड़े नेता है, चाणक्य है उनके पास। मैं चुनौती दे रहा हूँ, लड़ लें अकेले चुनाव। क्यों बैसाखी पे चल रहे नीतीश कुमार को, जब 42 से 45 सीट पे मुख्यमंत्री बना के रखे हुए हैं। आज आप डिक्लेयर करेंगे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे नीतीश कुमार, हम चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी का अपना कैंडिडेट होगा। आरजेडी तो कह रही है कि कैंडिडेट मुख्यमंत्री का आगामी चुनाव में तेजस्वी यादव होंगे, और बीजेपी में दम है तो कह के चुनाव लड़। ठीक है सर, एक सवाल उनसे भी लेते हैं, जेडीयू से भी लेते हैं। मैम प्रतिभा जी, एक चीज मैं समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी हमेशा ये कहते हैं कि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं,
मैम ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी सच्चाई है जो राहुल गांधी बहुत पहले से समझाने की कोशिश कर रहे हैं भारत की जनता को, और आज ट्वीट के जरिए जो उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की और कहा कि बिहार की जनता की भावनाएं पूरे दुनिया में पहुंचे, तो क्या कांग्रेस बीजेपी बिहार की जनता की भावनाओं को देश में नहीं पहुंचा पा रही है, तो क्या लगता है विदेश तक कैसे पहुंचेगा मामला, और इसके पीछे क्या है उनका भावना क्या है? राहुल गांधी जैसे युवराज जी, उन्होंने जमीन पर तो कभी कोई राजनीति की नहीं है, जमीन पर तो बात करते नहीं है, वो उड़ते भी आसमान में, बात भी आसमानी करते हैं। तो राहुल जी खुद क्या बोलते हैं उन्हें नहीं पता, उनका स्टैंड कभी क्लियर नहीं होता। अब आप बताइए ना, वो बिहार की जनता को सच्चाई बताएंगे? अगर बिहार की जनता को सच्चाई का पता नहीं होता तो 6 दशक तक देश में राज करने वाली पार्टी का बुरा हाल होता क्या? तो सही बात है कि बिहार की जनता खुद ब खुद सारी आप अपने वक्त में बोले प्लीज, जी बोले दें जी। संविधान को हाथ में लेकर के चलने का, अरे भाई जिनके पूरे खानदान ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, वो आज संविधान की रक्षा करने चले, संविधान की बात करते हैं। राहुल गांधी जी को ये मान लेना चाहिए कि बिहार में, अरे भाई वो एक तो खुद वो किसी की गोद में बैठे हैं, और जिनकी गोद में बैठे हैं ना, उनके गोद में खुद छेद हैं। वो बैसाखी पर वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी के बैसाखी के सहारे राहुल गांधी जी बिहार में घूम रहे हैं, घूमना चाह रहे हैं। तो एक तरफ राजमाता राबड़ी देवी जी जो आरजेडी की राजमाता हैं, वो कहती हैं हमारे पुत्र को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल नहीं। तो राहुल गांधी चले उनको रोकने, वो कुछ और नहीं कर रहे हैं, वो यही भापने बिहार में घूम रहे, भ्रमण कर रहे हैं। उनके भ्रमण का कहीं कोई लेना देना बिहार की जनता से थोड़ी है। वो भाप रहे हैं कि अभी आरजेडी किस स्थिति में है, और आरजेडी ने उनको नकार दिया है, लेकिन वो गोद छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है मैम, मैं आपके पास लौटता हूँ जी। आपसी गठबंधन को, हमारा गठबंधन है भी या नहीं, आरजेडी के ताकत को वो भापने बिहार निकले हैं। बिहार से उनको थोड़ी कोई लेना देना है जी, और हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है मैम, लौटता हूँ जी जी। परवेज साहब आपके पास आता हूँ, पहले संजय जी से ओपनिंग कमेंट ले लूं मैं। संजय जी, राहुल गांधी जी का एक मतलब एक कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो वो एक बार स्टैंड ले लेते हैं उसी पर लगातार बने रहते हैं। संविधान की कॉपी वो आज से नहीं कई सालों से दिखा रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में भी दिखाया, वहां भी संविधान खतरे में है, उन्होंने दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, नहीं समझ पाए। क्या लगता है उनके एडवाइजर उनको या सही ज्ञान दे नहीं पा रहे हैं, या वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है इलेक्शन में? देखिए, अभी प्रतिभा जी बोल रही थी बैसाखियों की बात। पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें सर, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें। मैं वही आता हूँ जी कि बैसाखियों की बात कर रही थी, तो जो प्रधानमंत्री खुद 2 बैसाखियों के सहारे चल रहा हो जी, उसके पार्टी की प्रवक्ता दूसरों को बैसाखी की बात करें, ये थोड़ा सा पचता नहीं है जी। दूसरी बात जो आपस में नहीं, दूसरी बात मुझे थोड़ी बात करने दीजिए, बोले दीजिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन होगा या नहीं होगा, या कितना सफल होगा, ये मेरा सवाल वो है ही नहीं सर। मेरा सवाल संजय जी, मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये था, आपने सुना नहीं शायद, मैंने पूछा कि राहुल गांधी के एडवाइजर जो हैं, मीडिया एडवाइजर जो हैं, क्या सिखाते हैं, पढ़ाते हैं कि एक ही चीज वो लेके पहले कितने सालों से वो पढ़े हुए हैं, संविधान की कॉपी दिखाते हैं और संविधान खतरे में बताते हैं और सच्चाई से दूर रहने की बात बताते हैं जनता को। असल उनकी प्रॉब्लम क्या है समझ में नहीं आता कि या तो वो सच्चाई समझा नहीं पाते जनता को, या खुद समझ नहीं पा रहे हैं। मामला कहां खराब हो रहा है? देखिए क्या है ना जी, इस देश में जो है बहुत सारे लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं। संविधान की बात करना, संविधान को हाथ में लेकर घूमना, दलितों आदिवासियों की बात करना, ईबीसी ओबीसी की बात करना, ये कब से गलत हो गया? गलत तो नहीं है, एक शाश्वत सत्य है। ये पहले भी सही था, आज भी सही है और कल भी सही रहेगा। राहुल गांधी ने क्या कहा कि तेलंगाना में उन्होंने जातीय जनगणना कराई, और उस जातीय जनगणना में ये सामने आया कि इस देश के 95% रिसोर्सेज पे, नौकरी पे, तमाम तरह के बैंक लोन पे
हर चीज पे जो सवर्ण है उनका कब्जा है, 5% लोगों का कब्जा है और 95% लोग महरूम है उससे। तो अगर 95% लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा है तो उनके हक में बात करना कहाँ से गुनाह हो गया? नहीं तो दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि वो 50% आरक्षण के खिलाफ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे और वो कह रहे हैं कि इस 50% आरक्षण को आगे बढ़ाना चाहिए और वो नौकरी की बात कर रहे हैं, पलायन खत्म करने की बात कर रहे हैं, बिहार में रोजगार लगाने की बात कर रहे हैं। ये हर राजनेता करता है घुमा फिरा के, इसमें कोई नई बात है नहीं करता। लेकिन इसको गलत कहना ये ठीक नहीं है। लेकिन हर इलेक्शन में संजय जी मैं जानना चाहता हूं कि हर इलेक्शन में वही सिर्फ संविधान खतरे में है, इससे क्या हासिल होगा? कुछ नया चीज तो कुछ नए स्लोगन के साथ आना पड़ेगा ना। आ रहा हूं परवेज साहब, आपके पास आ रहा हूं, कुछ तो नए स्लोगन होने चाहिए ना। आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आज क्या किया बीजेपी ने? 2 रुपया पेट्रोल डीजल पे एक्साइज बढ़ा दिया, 50 रुपया गैस का दाम बढ़ा दिया, ठीक है। तो कांग्रेस और आरजेडी को चाहिए कोई दूसरा दुश्मन चाहिए? ये खुद ही बीजेपी अपनी दुश्मन बनी हुई है। बिल्कुल चुनाव माथे पे है और आप डंडा चलाए जा रहे हैं लोगों के ऊपर। वही तो इससे बीजेपी का नुकसान होगा, जेडीयू का नुकसान होगा या फायदा होगा? आप बता दीजिए। नहीं बिल्कुल, तो मैं चाहूंगा ना कि विपक्ष इस पर जनता के बीच जाए और अपने अब ये तो विपक्ष को करना है जी। मैं तो एज ए जर्नलिस्ट आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन इस समय बहुत बुरी हालत में है और आने वाले दिनों में इसकी हालत और बुरी होने जा रही है। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन भी बहुत मजबूत नहीं है। आपने सुन लिया परवेज साहब, संजय जी की बात आपने सुन ली। सर मैं ये जानना चाहता हूं कि आप उस पर ही बात रखिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग मुद्दे को सही ढंग से पेश नहीं कर पाते जनता के बीच, सर ऐसा कुछ लग रहा है? अजीत जी, आपने 2-3 सवाल पूछा संजय भाई से कि राहुल गांधी को अपना पॉलिटिकल एडवाइजर बदल देना चाहिए। नहीं सर, आप मेरे सवाल का जवाब दें, मैं उनसे मैं ले लूंगा सवाल का जवाब। आप मेरे सवाल का जवाब दें प्लीज प्लीज। मैंने जो आपसे सवाल पूछा उस पर उसका जवाब दें सर। संविधान की कॉपी लेके घूमना, क्या संविधान खतरे में है, ये बार बार बोलना, ये क्या सही है? ये क्या सही नहीं है कि पिछले 7, 8, 10 सालों में जो लोकसभा और कई विधानसभा, राज्यसभा में जो बिल लाया गया, वो कई बिल ऐसे लाए गए जिसमें किसी का शोषण हो रहा था। कई ऐसे बिल लाए गए जिसमें मौलिक अधिकारों का हनन किया गया। और क्या आज जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, क्या ये आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये हिंदू महासभा की मैं बात कर रहा हूं। चलिए आपकी बात मान ली सर, परवेज साहब आपकी बात सच मान ली मैंने, तो क्यों नहीं जनता को समझा पा रहे हैं? वो दिक्कत कहां आ जा रही है? चुनाव आते जा रहे हैं, बीजेपी जीतती जा रही है, आप जनता को समझा नहीं पा रहे हैं, तो दिक्कत कहां है? इसीलिए मैंने कहा कि उनके जो पॉलिटिकल एडवाइजर है शायद उनको सही ढंग से ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। अब सर आपका सवाल है, परवेज साहब आपका सवाल है कि आप भी ठीक से मुद्दों को रख नहीं पाते और इस गठबंधन में, जैसा जी संजय जी ने कहा कि इस बार के इलेक्शन में आप दोनों को भी, आपको दोनों का गठबंधन भी ठीक से नहीं हो पाएगा, उस पर जवाब दे दें। कोई तकलीफ किसी को नहीं है, जहां गठबंधन नहीं हो पा रहा उसकी बात कीजिए। और मैं कह रहा हूं कि आज जब आपका सवाल है कि संविधान खतरे में है, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं कि 100% संविधान खतरे में है। जिस प्रकार से 5-7 सालों में अनेक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें फंडामेंटल राइट का वायोलेशन था, तो ये गैर संविधानिक बिल जो लाया गया सरकार के द्वारा, इसी को कहते हैं कि संविधान का हनन किया जा रहा है, संविधान को खतरे में लाया जा रहा है। सिर्फ आप ही क्यों समझ पा रहे हैं सर, जनता क्यों नहीं समझ पा रही है? किसानों के खिलाफ बिल लाया गया, जिसमें छात्रों और महिलाओं के खिलाफ बिल लाया गया। जनता की अदालत में तो जीतती जा रही है। बिल को जनता की अदालत ही तो सबसे बड़ी अदालत है ना सर, जनता की अदालत ही सबसे बड़ी अदालत है ना, और चुनाव के माध्यम से ही सब पता चल जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। जी ये भी सही है कि आज जो लोग सत्ता में हैं वो वही लोग हैं, संघ और हिंदू महासभा के लोग, जिन लोगों ने संविधान को मानने से इनकार किया। सर इसकी लंबी इतिहास है। अब सर परवेज साहब, हिंदुस्तान के आजादी के बाद भी 52 वर्षों तक जिन्होंने संविधान को नहीं स्वीकार किया। परवेज साहब देखिए, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं आपकी बात से ही मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने कहा संविधान खतरे में है, मेरे सवाल सुन लीजिए मेरा। आपने कहा संविधान खतरे में है,
तो क्या अगर खतरे में है तो ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं या लोग आपकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं? जो सच की बात कहते हैं कि लोग हम सच से झुकने नहीं देंगे, सच को सामने लाकर रहेंगे, आप ला नहीं पाए, इसका मतलब यानी जनता से आपका कम्युनिकेशन टूट चुका है। तभी तो हर बार इस नैरेटिव के बाद भी कि संविधान खतरे में है, बीजेपी लगातार इलेक्शन जीतती जा रही है। अभिजीत जी, मैं कह रहा हूं कि उसमें आप हमारा सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल आज खड़ा हो रहा है। अभिजीत जी, मीडिया की निष्पक्षता पे आज सवाल इसी कारण से खड़ा हो रहा है, और इंडिया प्रेस इंडेक्स रैंकिंग में लगातार पिछड़ते चला जा रहा है, और हम अभी 168 170 के आसपास पहुंच गए हैं प्रेस इंडेक्स रैंकिंग में। उसमें आप लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है सर, देखिए तो मीडिया तो सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट है आप लोगों के लिए। कभी भी आप लोग किसी को कह सकते हैं मीडिया ने ये नहीं किया, मीडिया ने वो नहीं किया, किसने पक्षपात किया, ये तो आसान है सर। लेकिन ये तो सच है ना कि आप अपनी बात को सही मायने में, सही दिशा में, सही तरीके से जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसी कारण से आप कोई भी आपका नैरेटिव सेट नहीं हो पाता, सारा फेल हो जाता है। संजय जी, मैं आपके पास लौटता हूं सर, आपके पास लौटता हूं। परवेज साहब, संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताएं। जी मैं कहना चाह रहा हूँ, आप बार कैसे पहुंचे बड़े भाई? आप बार बार अजीत जी ये जानना चाह रहे हैं कि संविधान खतरे में कैसे है। नहीं, मैं जानना नहीं, मैं ये नहीं जानना चाहता, आप मेरे सवाल सुन लीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर संविधान खतरे में है या और कोई नैरेटिव आप सेट कर रहे हैं, अपोजिशन पार्टी सेट कर रही है, तो वो जनता तक मैसेज क्यों नहीं जा पा रहा है, क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा कि जो एडवाइजर है सो कॉल्ड, जो राहुल गांधी को एडवाइस करते हैं, वो सही ढंग से एडवाइस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वो अपना नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे और जनता तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। कनेक्शन की कमी है सर, कनेक्ट नहीं कर पा रहे जनता से। अजीत जी जी आप सुनिए, पहले मैं ये कह रहा हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में आधा दर्जन याचिका, ये जो वक्फ बिल आया है 2025 उसके खिलाफ दायर की गई है जी। और वो सारी याचिकाओं में जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है उसमें यही कहा गया है कि वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है। वो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करता है, उनके धार्मिक अधिकारों का हनन करता है। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है खन्ना साहब, उन्होंने कहा है कि हम इसकी सुनवाई करेंगे, हम इसको लिस्ट करेंगे। ठीक है सर। तो ये कहना कि लोग अपनी बात नहीं उठा रहे हैं, सामने नहीं रख रहे हैं, दिक्कत क्या है आज कि देश में मोदी सरकार के पास बहुमत है और वो बहुमत के आधार पर किसी भी कानून को पास करा ले रही है। सवाल है आपके पास अगर बहुमत है मुझे एक चीज बताइए, तो आप ये भी संजय साहब, संजय जी अब मेरी बात सुन लीजिए। आपने कहा, मैंने सुन लिया जी। अब आप मुझे बताइए कि जो नुमाइंदे चुनकर जाते हैं जनता की ओर से संसद में, अगर उन लोगों ने संसद में लड़ाई लड़कर अगर एक कानून को पास कराया है तो वो भी किसी ना पब्लिक को तो समझते हैं ना, जनता के भी चुन कर आए हैं वो, और वो जनता के नब्ज को समझते हैं। अगर वहां संसद की लड़ाई अगर आप सड़क पर लड़ना चाहते हैं और लोगों में एक भ्रम फैलाना चाहते हैं तो अलग बात है। देखिए शिकायतें हुई हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट देखेगा उसमें। लेकिन आप अगर इस तरीके से कहेंगे कि इतने विरोध में लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील दायर की है, तो फिर तो वो तो फ्यूचर बताएगा। जिस दिन वक्फ बिल पास हुआ था, आप ही एंकर थे टीवी पे और संजय जी बैठे हुए थे और कमोबेश यही पैनलिस्ट बैठे हुए थे। मैंने उस दिन भी कहा था कि ये बिल गैर संवैधानिक है, इसको सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय जनता दल चुनौती देगी और सारे मुस्लिम्स इसको चुनौती देंगे, और निश्चित रूप से मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। और आज मैं आपको बधाई देता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से जो बातें हम लोगों ने कही थी, जिसको आप उन्माद कह रहे थे कि ये तो उन्माद फैलाने वाली बात हो जाएगी, आज उसको सत्यापित कर दिया गया। मैंने इस पर नहीं कहा था सर, परवेज साहब, मैंने कहा था कि गलत बयानी आप लोग कर रहे हैं। अभी भी कह रहे हैं कि हम तो अभी भी कह रहे हैं, इसमें कहा सर विपक्ष वाले चाटुकारी कर रहे हैं। नहीं हम तो अभी भी कह रहे हैं परवेज साहब, पहले अभी भी कह रहे हैं कि मीडिया का प्रेस में चला जा रहा है। आपको बहुत धैर्य से सुना सुनील जी ने। चलिए सुनील जी आप बोलिए जी, बताएं सुनील जी कुछ कहना चाहते हैं आप। हम क्यों तिल मिलाएंगे? तिल मिला रहे सुप्रीम कोर्ट में साहब, ऐसे तो नहीं होगा ना, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती रहती है और बिल पर भी। अरे सर मुझे बताइए, और बिल जो संसद से पास हुए उसमें भी तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। पार्टी और आपके नेताओं का कृपा है कि जिन मीडिया ने आवाज उठाना शुरू किया उसको खरीद लिया गया। परवेज साहब, अगर आप लगातार बोलेंगे ना तो फिर कुछ आगे कहानी नहीं बढ़ पाएगी, डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगा। मेरी गुजारिश है कि आप अपने समय में बोलें।
संजय जी, मैं ये एक आपसे चीज जानना चाहता हूं कि और भी बहुत सारे बिल पास हुए, सीए को लेकर हंगामा हुआ और भी बिल पर हंगामा हुआ, सुप्रीम कोर्ट में बात गई, लेकिन वो लागू तो हुआ ना सर, कि नहीं हुआ? कौन सा बिल लागू हुआ आप बताइए? जो संसद में बिल पास हुआ, संजय जी से मैं बात करना चाहता हूं। संजय जी बताएं। संजय जी, मैं जानना चाहता हूं कि और भी बिल पास हुए, चाहे सीए हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, ये सारी बिल भी वहीं से पास हुए, ठीक है? उसको चैलेंज किया गया, नहीं मानने की बात कही गई, लेकिन आज वो एग्जिस्ट करता है ना कि नहीं? लागू है, सरकार ने आदेश जारी किया सीए पे, बिहार में लागू कराया उसको नीतीश कुमार की सरकार ने। परवेज साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे जो कानून, कंट्रोवर्शियल कानून जो संसद से पास किए गए हैं, जिस पर केंद्र सरकार ने कानून बनाया है, वो सब के सब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित है। उसमें 370 भी है, उसमें ट्रिपल तलाक भी है, उसमें सीए भी है, उसमें कई स्टेट ने उसको फुल फ्लैज में लागू भी कर दिया है, लागू कर दिया है। प्रतिभा जी के पास आना चाहेंगे। प्रतिभा जी, इनका ये कहना है कि संसद में जो कानून बनेगा हम अपने स्टेट में नहीं लागू होने देंगे। आपका प्रश्न मैंने सुना नहीं। मैम, मैं कह रहा हूं कि इनका कहना है कि संसद में कानून भले बन जाए लेकिन हम अपने स्टेट में लागू नहीं होने देंगे। कौन कह रहे हैं? आपके अपोजिशन पार्टी जितने भी आरजेडी है, कांग्रेस है। मैं कह रहा हूँ कि आप जितनी भी गैर संवैधानिक बिलें पास करा लेंगे, हम उनको लागू नहीं होने देंगे। इस बात की मैं चुनौती दे रहा हूँ। परवेज साहब बोले दीजिए जी। ये आप तुम तड़ाक वाला बदतमीजी बंद नहीं करेंगे। परवेज जी, क्या बोले? भाई वो भाई आप लोग अपने बारे में अपनी बातों को रखें, प्लीज। भाषा पे नियंत्रण, ठीक है, मैं उनको बोलने। परवेज साहब, आपको पूरा मौका दिया मैंने, आप प्रतिभा जी को बोलने दीजिए जी। प्रकार के गैर संवैधानिक बिलों को, अरे भाई आप लोग अपने वक्त बोलिए जी। प्रतिभा जी बोलिए जी। सरकार किस स्टेट में है जो लागू नहीं करने देंगे? और जिससे एक वक्फ बोर्ड का जो मामला है, मुझे लगता है ये लोग समझ नहीं पाते हैं। अरे भाई, कुछ मठाधीश लोग बैठे हैं, 2 4 5 जो कि हावी है वक्फ की संपत्तियों पर, उससे हमारे जो दलित पिछड़े मुस्लिम भाई हैं, फिर वही वाली बात आप कर रही हैं। आपने वो काम आप वो तो दलित पिछड़ा मुस्लिम कौन होता है? परवेज साहब, फिर आप बीच में कूद जाते हैं, ये सब ठीक नहीं है। आप अपने बारी का इंतजार करें प्लीज, आप अपने बारे में बोलिएगा। दलित मुसलमान क्या होता है? पासमानदा मुसलमान क्या होता है? परवेज साहब, आप उनको बोलने दीजिए, आपका भी वक्त आएगा, आप बोलिएगा, जवाब दीजिएगा उनका, प्लीज जी। मुसलमानों के लिए काम किया है। अरे नीतीश कुमार ने पासमानदा मुसलमानों के लिए कितना काम किया है? मैं कह रहा हूँ, मैं ही पासमानदा मुसलमान हूँ। और आप राजद, मैं ही पासमानदा मुसलमान हूँ। परवेज साहब, उनको बोल तो लेने दीजिए, आपके पास आ रहा हूं मैं, प्लीज। और पासमानदा मुसलमानों की जो संस्था है। परवेज साहब, मैं नहीं चाहता कि आपका ऑडियो हम डाउन करें, आप प्लीज, आप लोग सभी अपने बारे में बोले प्लीज जी। आप जब बोल रहे थे मैं सुन रहे थे जी। नहीं, आप लोग जो बार-बार रेफरेंस देते हो, कोट कर रहे हैं। आपके पास आऊंगा सर, मैं आपके पास आऊंगा जी प्लीज। आपको चुप क्यों रहा है? जी बोलिए मैम। मैं पूछ रही हूँ, 6 दशक तक केंद्र में सरकार रही कांग्रेस की, 6 दशक तक। बिहार में आपकी सरकार रही 15 वर्षों तक। आप 10 ऐसे काम बता दीजिए जो अल्पसंख्यकों के लिए, खासकर मुस्लिम संप्रदाय के लिए केंद्र की सरकार ने और बिहार में जब लालू राबड़ी जी की सरकार थी उन्होंने किया हो। वो काम नहीं, अभी नहीं। आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है हर तबके के लिए, अरे हम गिनते थक जाएंगे। लाभ तो लेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। आज 12 लाख नौकरी, 38 लाख रोजगार और 92 लाख परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई है। हर दिन यहाँ रोजगार बढ़ रहे हैं और लोग संविधान की बात करते हैं, जिनके पूरे खानदान ने कभी संविधान की रक्षा नहीं की, संविधान की धज्जियां उड़ाई है। संविधान क्या कहता है? बाप बेटा पोता को राजनीति में रखो, बेटा बेटी के लिए राजनीति करो। संविधान हमारा क्या कहता है? तो आप सभी लोग संविधान के भक्षक हैं, संविधान की बात करते हैं। अरे जितनी जो देश में आज कुरीतियां हैं, जिसको कि आखिर संविधान के जो अनुच्छेद हैं उसमें अगर बदलाव किए जा रहे हैं, वो समय की मांग है।
इसको बदल दिया जाए। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है मैम। सुनील साहब, आप देख रहे हैं कि खुली चुनौती है कि हम जो संविधान आप बना रहे हैं संसद में, वो हम राज्य में लागू नहीं करने देंगे। आपकी पार्टी इस पर क्यों नहीं फुल एक्शन में सामने आती है? अभी प्रमिला जी ने कहा ना, प्रतिभा जी ने उनको, कि सरकार ही कहां आपकी है जो आप लागू नहीं होने देंगे। एक संसद में बना हुआ कानून है, कोई बिहार विधानसभा में नहीं बना है, कुछ आप कर लीजिएगा। दूसरी बात, वो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जनता सब समझती है, इसीलिए कितने चुनाव से राहुल गांधी संविधान लेके घूम रहे हैं। 5 चुनाव तो हम देख रहे हैं, 5 चुनाव से क्या जनता बुड़बक है? समझ नहीं रही है वो। तो बिहार की जनता को बुड़बक समझ रहे हैं क्या? बिहार की जनता और देश की जनता से ज्यादा जागरूक है राजनीतिक रूप से। इसीलिए तो मैं अरे बात देखिए, अरे सतीश जी, आपके पास आ रहा हूं, आपकी ऑडियो प्रॉब्लम है थोड़ी सी। सुनिए ना अपनी बारी में भाई। ठीक है सतीश जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। आपकी भी बारी आएगी। सरकार भले आपकी आए ना आए, एंकर महोदय आपको बारी देंगे, चिंता मत कीजिए। जनता भले आपको बारी न दे, एंकर महोदय बारी आपको देंगे। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ सतीश जी, आप ही के पास आ रहा हूँ सतीश जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। सुन लीजिए, जनता आपको बारी नहीं देगी है, लेकिन एंकर महोदय आपको बारी देंगे, ये पक्का। ठीक है सर, सतीश जी, सुनील जी आपके पास आता हूँ, सतीश जी से कुछ जान लेते हैं। तो वो भी नहीं आने देंगे। नहीं सतीश जी, चलिए ठीक है। सतीश जी से सवाल किया है कि क्या सर कन्हैया जी के कंधे से बिहार में कांग्रेस की नैया पार हो जाएगी? क्या लगता है आपको सतीश जी? जी मैं पूछ रहा हूं कि कन्हैया जी के कंधे पर कन्हैया जी के कंधे पर क्या बिहार के चुनाव की नैया पार लग जाएगी? नहीं देखिए, जी के कंधे पर चुनाव की नैया पार लग जाएगी। पीसीआर से मैं अनुरोध करता हूं फिर से, आप सर आपकी आवाज कट के आ रही है सर। अब मैं आपके पास लौट के आता हूं। सतीश जी संजय जी से पूछ लेते हैं। संजय जी जरा मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से राहुल गांधी कन्हैया जी पे भरोसा करके और बिहार की नैया पार लगाना चाहते हैं, क्या आपको लगता है पिछले 2 बार में तो वो फेल हो चुके हैं, क्या लगता है आपको संजय जी? देखिए, मैं प्रतिभा जी को एक शेर सुनाना चाहता हूं। प्रतिभा जी को छोड़िए सर, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। सर संजय जी, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, बिहार की राजनीति को भी समझते हैं बेहतरीन तरीके से। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो कन्हैया जी पर भरोसा कर रहे हैं इतना राहुल गांधी जी, उनके कंधे पर क्या ये बिहार की विधानसभा की नैया पार हो जाएगी? मैं वही बता रहा हूं, लेकिन बिल्कुल देखिए, नैया मैं प्रतिभा जी के लिए एक शेर कह रहा हूं कि दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा न हो। तो आरजेडी के बारे में जब वो बोलती हैं तो उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आप सर मुद्दे पे आ जाइए सर। आप इस संजय जी, जो मैंने सवाल पूछा उसके बारे में थोड़ा सा बता दें आप। उसी के बारे में बोल रहा हूँ। कन्हैया कुमार कांग्रेस के एक ओवररेटेड लीडर है, ओवररेटेड। वो छात्र नेता बहुत अच्छे हैं, लेकिन पार्टी में जब आप उनको लाते हैं तो उनका कद बहुत नीचे जी। इस समय जो राहुल गांधी बेगूसराय पहुंचे हैं वो कन्हैया कुमार को अपलिफ्ट करने के लिए पहुंचे हैं जी। जो कन्हैया कुमार जिस जातीय समुदाय से आते हैं जी। उस जातीय समुदाय में बेगूसराय में उनका बहुत वोट नहीं है। वो दिखाने के लिए 500,000 लोगों की भीड़ जमा कर ले, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसी बेगूसराय में 2019 में जब वो सीपीआई के टिकट पे लड़ रहे थे तो 4 लाख से ज्यादा वोट से हारे थे गिरिराज सिंह से जी। तो इसलिए कन्हैया कुमार के अपलिफ्टमेंट के लिए राहुल गांधी आए और साथ साथ उन्होंने बिहार में जो जातीय समीकरण है ईबीसी, ओबीसी, दलित और जो आदिवासी है उसका एक बृहत ग्रुप संविधान के बहाने जो संविधान की रक्षा के बहाने उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की और ऐसे लोगों को बुलाया श्री कृष्णा मेमोरियल। लेकिन संजय जी एक बड़ा सवाल यह है कि दो बार असफल रहे हैं कन्हैया जी। बिहार में क्या कांग्रेस के पास कोई बड़ा नाम, कोई बड़ा चेहरा नहीं है क्या जिसको आगे करके वो अपने वोट बैंक को बढ़ा सके कांग्रेस?
कांग्रेस हमेशा से बिहार में सबल नेतृत्व के भरोसे नहीं है, और वो सबल नेतृत्व कभी भी, कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो सवर्ण है नहीं, नेतृत्व सवर्ण है, वोट बैंक सवर्ण नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस का डिस्कनेक्ट रहा। लेकिन अब कांग्रेस ने अपना नेतृत्व भी जो है एक इनको राजेश राम जी को बनाया है, और जो कृष्णा अल्लावरू है वो भी जो है पिछड़ी समुदाय से आते हैं वो, तो इन लोगों को मिला के अब कांग्रेस एक नया जातीय समीकरण को साधने का कोशिश कर रही है, और उनको बता रही है कि देखो तुम्हारा नेतृत्व भी तुम्हारी ही जाति का है या तुम्हारे समुदाय का है, इसलिए हमसे जुड़ो। और आज जो राहुल गांधी ने आकर श्री कृष्णा मेमोरियल हॉल में कहा और जिन लोगों को बुलाया उसमें संविधान के रक्षकों को, उसका मैसेज यही था कि हम इन लोगों के साथ मिलकर और आरजेडी के साथ मिलकर बीजेपी जेडीयू को परास्त करेंगे। यही मैसेज सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेजस्वी यादव एक युवा नेता है और युवा वर्सेज युवा को लाने की कवायद थोड़ी सी हो, ऐसी सोच हो कि कन्हैया जी भी युवा हैं और तेजस्वी जी भी युवा हैं, और युवा के नाम पर जब वोट मांगी जाएगी तो कहीं ना कहीं उसका कांग्रेस को फायदा ज्यादा हो आरजेडी से? देखिए अजीत जी, मैं कांग्रेस वालों से माफी के साथ ये कहना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव के सामने कन्हैया कुमार बहुत कमजोर युवा नेतृत्व माने जाएंगे और उन दोनों में कोई तुलना ही नहीं हो सकती है, क्योंकि ये एक परिस्थिति है कि कन्हैया कुमार एक ऐसी जाति में पैदा हुए हैं, बिरादरी में, जिसका बिहार में जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के साथ नहीं है। जी प्रवेश साहब, आपका तो पलड़ा भारी लग रहा है सर चुनाव में इस बार, क्योंकि संजय जी का भी गणना यही है कि आपकी मजबूती ज्यादा है बिहार में और कांग्रेस कहीं आपके आसपास नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस को क्यों लेकर आते हैं? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस मेरी सहयोगी पार्टी है, कांग्रेस से हमारी मित्रता है, भाईचारा है, हमारा वैचारिक संबंध है, हमारा पुराना रिश्ता है कांग्रेस के साथ। आप बार बार बीजेपी और आरजेडी वर्सेस कांग्रेस कराते, आपको ये नहीं दिखता है कि अभी जो बिहार में मौजूदा सरकार चल रही है और केंद्र में जो मौजूदा सरकार है, ये दोनों सरकार एक दूसरे की बैसाखी पे टिकी हुई है। अभी 45 सीट वाले को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी को रखने की उसकी मजबूरी हो गई है। क्या बीजेपी में सलाहियत है? मैं खुल के कह रहा हूँ कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे लोकप्रिय नेता इनके पास, चाणक्य इनके पास, लेकिन हिम्मत है तो लड़ लें चुनाव बिना। तो सर आप 78 सीट हासिल करके क्या कर पाए सर? आपको भी तो जरूरत नीतीश की जरूरत पड़ती है, नीतीश बाबू की उसी 45-46 सीटों की जरूरत तो आपको भी है सर, चाहे वो 40 लाए, 42 लाए, 30 लाए, जो भी लाएंगे सर, उनके बिना तो आपका भी बड़ा पार नहीं होने वाला। जी अभी वो समय चला गया, ये कुर्सी कुमार जी का विदाई तय हो गया। ये जो पलटा पलटी करते रहे, जिनका कोई ना विचार रहा, ना नीति रहा, ना नियत रहा और ना कोई विचार रहा। अब प्रतिभा जी उनकी जो प्रवक्ता है वो रटाया स्क्रिप्ट पढ़ रही है। जितना भी प्रवक्ता इनके पार्टी के लोगों से मिलिएगा, सुबह इन लोगों को एक तो स्क्रिप्ट मिल जाता है, वही स्क्रिप्ट 4 लाइन का पढ़ के इन लोगों को बोलना होता है। अभी सुन लीजिए और सुन लीजिए। ठीक है प्रतिभा जी, आ रहा हूं, परवेज साहब से पहले सुन लेते हैं, परवेज जी के बाद आपके पास पहुंच रहा हूं। प्रतिभा जी मैम अभी आपके पास पहुंच रहा हूं। परवेज जी बोले, जल्दी से बोले सर, वक्त की कमी है जी। यही डिबेट है आपका। हमारी पार्टी कभी प्रतिभा जी, किसी को नहीं देती। प्रतिभा जी परवेज जी को बोलने दीजिए, आपकी बारी में आप बोलिएगा। स्क्रिप्ट है देने की आवश्यकता है। ठीक है, ये देखिए कितने बेचैन है। आप बोले परवेज साहब, आपकी बारी है, आप बोले। चुप कराइएगा ना, माइक डाउन कराइए। हाँ प्रतिभा जी आप वेट कर लीजिए, मैं अभी के पास आ रहा हूँ जी। परवेज साहब बताएं। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, तो बात को समझिए कि जिस पार्टी जो बड़ी गठबंधन की बात कर रहे हैं, जिसको आप बहुत बड़ा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार चुनाव में बहुत बड़ा भौकाल है इनका, ये भौकाल हवाई भौकाल है, एक दूसरे करूंगा तो ऐसी चुनाव ऐसी खत्म हो जाएगा। कर दे चुनाव में तैयारी, बीजेपी डिक्लेयर कर दे कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री भविष्य में भी रहेंगे। सर आपकी तेजस्वी जी, लालू यादव जी, मीसा भारती कुछ महीने पहले नीतीश जी पे ढोरे डाल रहे थे, अपनी पार्टी मिलाने की कोशिश कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ पार्टी में मिलाने की कोशिश करते, हमने मुख्यमंत्री को दोबारा नहीं किया था जी। आपस में मैंने मुख्यमंत्री का और हमारे नेता ने स्वीकार नहीं किया कि आप दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे।
ठीक है, नहीं तो सरकार कब की गिर गई होती। उस दिन भी सरकार गिर गई होती। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। ठीक है प्रतिभा जी, आप लोगों ने, आरजेडी ने स्वीकार नहीं किया है कि अभी भी वो बीजेपी को मुबारक हो कि वो बैसाखी पे चलते रहे, यहां भी और केंद्र में भी। अगर बीजेपी यहाँ मुख्यमंत्री अपना बनाएगा तो सरकार उसी केंद्र में चली जाएगी। जी प्रतिभा जी, ये तो बड़ा सनसनीखेज खुलासा है आरजेडी का, परवेज साहब ने कहा। अभी तक सामने नहीं आया था कि इस तरह की बात हुई थी अंदर खाने। हमारा और कांग्रेस का जो अटूट गठबंधन है जी, अटूट गठबंधन हमारा और कांग्रेस का जो अटूट गठबंधन है। आपकी बात पूरी हो गई, अब प्रतिभा से लेते हैं। प्रतिभा जी बताएं, ये तो बहुत बड़ा खुलासा है कि जब आप वो अपनी ओर मिलाने के लिए डोरे डाल रहे थे लालू जी, तेजस्वी जी, तो उस समय बात साजिश इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी जी मांग रहे थे। ये खिसियानी भिन्नी बिल्ली खंभा नोचे, कहावत है ना राजीव जी, वही एक खिसियानी बिल्ली है। इन्होंने एक बार तो सत्ता का स्वाद चख लिया था, अब टेस्ट बड़ा अच्छा लगा हुआ इनको। अरे आप कहीं से अब नहीं रहेंगे ना, लेकिन अब उनको टेस्ट मिलने से रहा। और ये जो बार बार तीसरे नंबर की पार्टी कहते हैं ना, हम गर्व से कह रहे हैं कि हम तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार में, बावजूद उसके हमारा मुख्यमंत्री है। आप कहाँ छटपटा रहे हैं, बेचैन आत्मा की तरह छटपटा रहे, घूम रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आ जाएं, हमारे बेटे को मुख्यमंत्री बना दें, हमें सत्ता का स्वाद चखा दें। और याद रखिए, पहले भी इन्होंने किया है और भविष्य में जब तक नीतीश कुमार जी नहीं चाहेंगे, आरजेडी कभी बिहार में सत्ता में वापस नहीं आएगी। पूरे दावे के साथ मैं कहती हूं। और ये जो चुनौती दे रहे हैं, ना राजीव जी, कि बीजेपी खुद लड़ ले, क्यों बैसाखी पे खड़ी है, जेडीयू खुद लड़ ले। अरे तो आप क्यों नहीं खुद लड़ ले रहे हैं? आपको भी लड़ना चाहिए ना। आप क्यों वो एकदम मिटी हुई पार्टी के साथ जान देने पर आमदा है? आप क्यों नहीं अकेले लड़ रहे हैं? ठीक है मैम, एक आपकी राजमाता बनाने से नहीं, मुख्यमंत्री दूसरा कहता है, मुख्यमंत्री चेहरा कोई और होगा। ठीक है आप क्यों नहीं अलग लड़ रहे हैं? आपके लिए चुनौती है, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं। एनडीए इंटैक्ट है और इनको इसी बात की तकलीफ है। बीजेपी डिक्लेयर कर दे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कैंडिडेट है, बैठे बीजेपी की प्रवक्ता, डिक्लेयर करवा लीजिए, बगल में बैठे हैं आपके। डिक्लेयर कर चुकी है बीजेपी, डिक्लेयर कर चुकी है। अगर आपके कान में रुई हो निकाल लीजिए। नहीं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, बुलवा लीजिए ना। बीजेपी ठीक है बीजेपी के बड़े लीडर से डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, आप लोगों के पास फिर लौटते हैं। सुनील जी, बिहार की राजनीति थोड़ी दिलचस्प होती जा रही है। क्या लगता है कि राहुल गांधी जी के आने के बाद बिहार की राजनीति में कितना बदलाव आने की संभावना है? कांग्रेस को क्या हासिल होगा? मैं फिर कह रहा हूं एंकर महोदय जी कि मूस मोटाई है तो लोहा हुई है। क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा। कांग्रेस का कोई अस्तित्व है क्या बिहार में? न पूरे भारत में है और बिहार में तो खास करके नहीं है। इसलिए कांग्रेस ठीक है, राजनीतिक दल है, आना जाना संविधान में, वो लोकतंत्र में प्रक्रिया आए जाए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। लेकिन उनको सबसे बड़ा डर उनके आरजेडी से ही है। जैसे ही वो थोड़ा सा मोटा होना चाहेंगे, आरजेडी रूपी बिल्ली उनको दबोच लेगी, खत्म खेल कहानी, राम समाप्त। इसलिए वो सब कुछ नहीं है। ये लोग केवल अब ऐसे ही ठीक है निरा कुश्ती करते रहे। और अभी भाई एक कहा ना आरजेडी के प्रवक्ता महोदय ने कि भाईचारा, भाई तो चारा का हाल बिहार में क्या हुआ है ये तो सब कोई जानता है। कांग्रेस भी समझ रही है कि भाई तो गया चूल्हे में, चारा गया पेट में। वो बेचारा कांग्रेस बेचारा हाय तौबा मची हुई है। इसलिए छोड़ दी हम भाईचारा और क्या क्या क्या, वो सब सपनों का माया जाल है और कुछ नहीं है। ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। हम एनडीए वाले बहुत मतलब कर कंफर्टेबल जोन में हैं, आराम से हैं, अपना काम कर रहे हैं, बिहार का विकास कर रहे हैं और मस्ती से अगले बार फिर 225 सीट लेकर बिहार में इंडिया की सरकार बनेगी और बिहार विकासशील से विकसित राज्य की ओर बढ़ेगा। यही बिहार की जनता चाहती है, यही एनडीए चाहती है। जी हम सतीश जी के पास आना चाहते हैं। सतीश जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और आपका अगर ऑडियो ठीक हो गया है तो मुझे ये बताएं सर कि कैसे लगता है कि कन्हैया जी के कंधे पर अगर आप अपनी पार्टी का कमान रखेंगे तो वो आपकी नैया पार करा देंगे? सतीश जी की लगता है कि आवाज अभी भी ठीक नहीं हो पाई है। जी संजय जी, आपको सर क्या लगता है कि इस चुनाव में कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है सर? क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि कुछ खास दिख नहीं रहा है ओवरऑल। देखिए, मैं अपने जो भाई साहब हैं सुनील सेवक जी,
वो बीजेपी की सेवा में बड़े तन्मयता से लगे हैं। उनको एक नंबर बता दिया गया है 225। अब वो तोते की तरह 225 नहीं वो सही है। आपकी निष्ठा को मैं प्रणाम करता हूँ, आपकी निष्ठा सही है। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि पिछले चुनाव में आपको कितना आया था और आप 225 बोल रहे हैं, तो कहीं न कहीं मान लीजिए संजय जी बहुत कुछ प्रेडिक्शन कर चुके हैं, 85 हो जाएगा, 90 हो जाएगा जी, वो 225 कैसे हो जाएगा भाई साहब? तो अब की बार 400 पार वाला है जी, वो नहीं चलेगा। हाँ, ये बात भी कह रहा हूँ सही है। ये जो अभी बात हो रही थी जी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है कि नीतीश कुमार इस समय बहुत दबाव में है और बीजेपी ने उनको पूरी तरह से कब्जा कर लिया। मेरा सवाल अब नीतीश कुमार के लिए यही रास्ता है कि वो आरजेडी के साथ चले जाएं, फिर से सरकार बनाए और अपने को बचा ले। आप ही कॉम्प्रोमाइज करा पाएंगे सर? मेरा सवाल कुछ और था संजय जी, कुछ और आप ज्ञान दे रहे हैं। मेरा सवाल कुछ और है, आप ज्ञान कुछ और दे रहे हैं सर। बताइए। मेरा सवाल वही था कि कन्हैया जी के कंधे पर क्या नैया पार हो पाएगी कांग्रेस की, और क्या लगता है कुछ इजाफा होगा इसमें सीटों का? देखिए कन्हैया जी जो है भगोड़े राजनीतिज्ञ है, वो भगोड़े सीपीआई के हैं, वो सीपीआई के हैं जी। उनकी जो पूरी ट्रेनिंग है वो सीपीआई की है, उनकी जो आइडियोलॉजी और फिलॉसफी है वो सीपीआई की है। अब वो घुस गए हैं कांग्रेस में। कांग्रेस का चरित्र पिछलग्गू चरित्र होता है, ठीक है, वहां यस मैन चाहिए। चाहे आप अच्छा करें बुरा करें, लेकिन यस मैन है तो आप टिके रहेंगे जी। तो कन्हैया कुमार को अभी वो सीखने में बहुत वक्त लगेगा क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं है वो जी। उन्होंने पूरी जवानी बिता दी सीपीआई में, इनकलाब जिंदाबाद में, अब वहां जाकर जी हजूरी करनी है। तो इस समय राहुल गांधी बेगूसराय में आकर इनको थोड़ा बेस देने की कोशिश किए हैं, लेकिन इस आने वाले चुनाव में कन्हैया कुमार इज नॉट ए फैक्टर। बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल आपने बहुत बड़ी बात कही। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार की ये जो राजनीति है बहुत दिलचस्प होती जा रही है। बिहार चुनाव से पहले तक और कई यात्राएं, सभाएं होंगी, राजनीतिक बयानबाजी होगी, नेताओं का आना जाना होगा। हालांकि राहुल और कन्हैया की जोड़ी बिहार कांग्रेस में कितनी जान फूंक पाएगी ये भविष्य के गर्त में छुपा है। लेकिन एक बात तो साफ है, आरजेडी जरूर अभी से भी सीट बंटवारे और दबाव की राजनीति में आने वाली बाकी दबाव में आने सकती है। आप T45 पर बने रहिए। नमस्कार।